पूरा फोकस अब आपका स्क्रीन पे। बताओ कौन से स्कूल का पेपर है? DAV जसोला विहार का स्कूल है ये। कौन सी डेट का पेपर है ये? बुराई नहीं करनी। कौन सी डेट का पेपर है? 11 सितंबर। और कौन से सब्जेक्ट का पेपर है ये? बिजनेस स्टडीज का पेपर है ये। बस ज़्यादा हो गया। एक एक क्वेश्चन पहले मैं आपसे पूछूंगा, आपने क्या आंसर लगाया और क्या आंसर होना चाहिए। पूरा फोकस इधर। कोई जो बच्चे पेपर दे के आए हैं वो भी, और जिन्होंने नहीं दिया है वो भी। देखिए यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। ये पूरा पेपर का फॉर्मेट है उनका, सुनो जरा ध्यान से। क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन हैं? 34। ये बिल्कुल ऐसे फाइनल जैसे पेपर बनाया, ऐसी शक्ल देने की कोशिश की है उन्होंने, जो कि एक अच्छा स्टेप है। आगे मार्क्स जो है इंडिकेट किए गए हैं। आंसर जो है ब्रीफ में और टू द पॉइंट होने चाहिए। क्या ये बात समझ में आई आपको? खुद कह रही है, आपका क्वेश्चन पेपर की इंस्ट्रक्शन है कि बड़े बड़े पैराग्राफ्स में आंसर नहीं लिखना है, टू द पॉइंट और कीवर्ड्स में आंसर लिखना है आपको। क्या ये बात समझ में आई? आगे उसके बाद आंसर टू द क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स ईच, इसमें इतने वर्ड्स होने चाहिए, 4 में इतने और 6 में 200, उन्होंने लिमिट बता दी है। इसके अराउंड होना चाहिए, ठीक है। अटेम्प्ट आपको सारे करना है। यहाँ से हम क्वेश्चन में शुरुआत में आगे पहले चैप्टर से लेके कहाँ तक है ये? 7 चैप्टर तक है ना, डिवेंचर्स तक। अब सुनना, राम इज अ फार्मर। राम कौन है? किसान। कल्टिवेट्स वीट ऑन अ लार्ज पीस ऑफ लैंड इन अ डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। इधर ठीक है। आगे राम हैज सोल्ड हिज एंसेस्ट्रल हाउस 60 लाख रुपए का। देखो उसके पास एक वीट वाला फार्म है, वो एक अलग चीज है, और अपना घर बेचा। एंसेस्ट्रल मतलब क्या होता है? पुश्तैनी। पुश्तैनी घर बेचा और कितने पैसे आ गए? 60 लाख रुपए। हिज सन श्यामू प्रोपोजेस हिम टू एस्टैब्लिश अ फ्लोर मिल। फ्लोर मिल क्या होती है? आटा, है ना, ये सारी चीजें। अब मान लीजिए रॉ मटेरियल जो उसने वीट बनाया उससे वो आटा बनाने की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से हो? क्या ये एनालिटिकल है? क्या एक मटेरियल से बहुत ज्यादा प्रोसेस निकाल रहे हैं? नहीं। क्या ये सिंथेटिकल है? बहुत सारे निकाल के। क्या ये असेंबलिंग है? कंपोनेंट्स की बात हो रही है? नहीं। तो क्या आंसर होना चाहिए? प्रोसेसिंग इसका आंसर होगा। आप लोगों ने क्या लगाया है? प्रोसेसिंग ही लगाया। क्या आंसर होना चाहिए? प्रोसेसिंग आंसर होना चाहिए। आगे ये देखियो, मेरा भी क्वेश्चन आया है। दीपक वाधवा एंड सन्स, मेरा क्वेश्चन नहीं है, हैव बीन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ डायमंड कटिंग। डायमंड कटिंग का बिजनेस है सिंस लास्ट 3 जनरेशंस इन भुज, गुजरात। सिंस भुज इज अ प्रोन टू अर्थक्वेक्स, इसका मतलब जो भुज वाला एरिया है उसमें अर्थक्वेक्स बहुत ज्यादा आते हैं। द फर्म हैज डिसाइडेड टू इंश्योर देयर बिजनेस प्रेमिसेस एंड इन्वेंट्री। इंश्योरेंस करा लिया है उन्होंने इस डर की वजह से। क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन ध्यान से समझिए। विच कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क द कंपनी इज ट्राइंग टू मिनिमाइज। अर्थक्वेक किसके अंदर आते हैं? नेचुरल। तो कौन सा आंसर होगा इसका? नेचुरल कॉज। यहां तक दोनों आंसर आपके सही होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। सही लगाए हैं आपने, बाकी आंसर शीट बताएगी। आगे योगिता बिजनेस वुमेन हैज अ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर बता सकते हो क्या? बिना देखे भी आप आंसर लगा सकते थे। यस। क्या होता होगा इसके अंदर? आपके अकाउंट में बैलेंस कम है, बताओ कितना बैलेंस है? 50,000 का बैलेंस है, और कितने का चेक अर्जेंट निकालना चाहते हैं? 3 लाख। तो ये जो एक्स्ट्रा 2.5 लाख रुपए क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या ये बताया हुआ है मैंने आपको? करंट अकाउंट के अंदर ही आता है, ये भी समझाया हुआ है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर यही होना चाहिए। आगे इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रिंसिपल कौन सा? 1 मैन 1 वोट। क्या सब नोट्स में लिखा हुआ है पूरी सारी चीजें? ठीक है जी। NEFT, RTGS मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, और एक NEFT होता है, अमाउंट से रिलेटेड है। आपके क्वेश्चन में कौन सा आया जो आपको पढ़ाएगा? बात खत्म। आपने क्या RTGS NEFT लगाया है? क्या किसी ने RTGS NEFT लगाया है? सोच लो। पक्का? करंट अकाउंट से ही बैंक ओवरड्राफ्ट होना चाहिए, पता है आपको? पक्का पता है? पक्का, ठीक। आगे ई कॉमर्स के अंदर कौन सी चीज नहीं आती? जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सी बात नहीं आती है इसमें से? इसमें आंसर होगा सी। ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं? सोच लो, सोच लो आप, कौन सा आंसर होना चाहिए? आंसर होना चाहिए इसमें सी, है ना। और सुनिए, मैंने इसमें लगा दिया है सर्कल। देखेंगे आपका स्कूल क्या आंसर लगाता है, क्योंकि वो जो लगाएंगे उसी से फाइनली पेपर चेक होने। मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए। आप एक बार क्रॉस चेक करेंगे जो भी वो। कब तक बता देंगे वो आंसर्स? आंसर्स पता? अरे आंसर की होती है इनकी, क्या बताएंगे क्या? नहीं बताते, बोलना। नेक्स्ट बताइए, ATM विड्रॉ करना चाहते हैं हम, B2C, सिंपल है ये तो पता है आपको, ठीक है। आगे एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना नाम अलाउ करता है इस्तेमाल करने के लिए, कौन सा पार्टनर होता है वो? नॉमिनल पार्टनर। क्या ये मुश्किल पेपर है अभी तक?
सारे एमसीक्यूज ठीक ठाक हैं, इजी हैं, आज नॉर्मल रिवीजन से हो सकते थे। इनमें से कौन सी बात 1% के अंदर रिलेटेड नहीं है? तो जो आपने पढ़ रखी है वो सारी 1% रिलेटेड होगी, जो नहीं पढ़ रखी होगी वो रिलेटेड नहीं होगी। क्या ये बात समझ में? अब आप मुझे बताना हमने कौन कौन सी बात पढ़ी थी। किसी भी व्यक्ति को एलिजिबल नहीं करने दिया जाएगा एक कंपनी में, ना तो 1% बनने में और ना ही नॉमिनी बनने में। क्या ये लिखा हुआ है हमने? यस। आगे, नो माइनर शेल बिकम मेंबर और नॉमिनी, क्या ये भी बात लिखी हुई है हमने? क्योंकि माइनर की लायबिलिटी नहीं होती और उसे हम लायबल ठहराते हैं। तीसरा, सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड टू सेक्शन 8 कंपनी, क्या ये भी पढ़ा हुआ है हमने? आंसर इज यस। तो बची बात कौन सी? इसमें यस पूछा था या नॉट पूछा था? नॉट पूछा था। 3 बातें आप इससे रिलेटेड पढ़ चुके और ये इसके ऊपर कंपनीज एक्ट में अप्लाई होती है। समझ में आया? तो आंसर कौन सा होगा? डी। आपने कौन सा लगाया है? डी ही लगाया है, बहुत बढ़िया। नेम द 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। पता है आपको? देखो ये कैसे आंसर लगाए जाते हैं वो भी दिखाता हूं मैं आपको। जैसे कई बार क्या होता है कि जो हम चार्ट्स वगैरह बनाते हैं आप उसको ढंग से पढ़ते नहीं है तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। जैसे ही चैप्टर शुरू होता है तो उसमें लिखा होता है इंडस्ट्री अलग होती है, कॉमर्स अलग होता है। उन्होंने क्या पूछा है आपसे? उन्होंने ऑप्शन में ट्रेड भी दिया है, उन्होंने ऑप्शन में और भी सारी चीजें दी, तो उन्होंने कहा 2 ब्रॉड कैटेगरीज कौन सी हैं? तो ट्रेड और कॉमर्स, इंडस्ट्री और कॉमर्स, क्योंकि कॉमर्स के अंदर फिर ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आएंगे। समझ में आई ये बात आपको? ठीक। आगे चले हम क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन तक पहुंच गए हम? 9। तो क्या आंसर होगा इसका जल्दी से बताइए? इंडस्ट्री और कॉमर्स, यानी कौन सा? सी ऑप्शन होना चाहिए। और आप यही लगा के आए होगे, आप ऐसा कह रहे हैं मुझसे, ठीक है। अब आप आंसर बताएंगे। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट इन केस ऑफ, बस आप बताएंगे आंसर। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब अपना बिजनेस आप या किसी भी चीज को आप किसी के ऊपर ट्रांसफर, किसी पे ट्रांसफर, आप बताइए। बिजनेस के केस में ये क्या हमने पढ़ा हुआ है? हाँ जी, ये पढ़ा हुआ है हमने। बताओ कहाँ लिखा हुआ है ये डिफरेंस में लिखा हुआ है। कौन से चैप्टर में? अरे नालायक, चैप्टर नंबर 2 में। है ना? तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 में। आप कह रहे हैं हाँ, बहुत बढ़िया। हमने डिफरेंस क्या अलग से लिखा हुआ है या कौन से पॉइंट में लिखा हुआ है? इधर देखो, ये रहा डिफरेंस। किस में आ गया? क्या 1 मिनट आया? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। और क्वेश्चन कहाँ से है? देखिए, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट से। इजीली ट्रांसफरेबल है और 2 में पॉसिबल नहीं है। तो ये कौन से में ट्रांसफरेबल पॉसिबल है? बिजनेस में। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आया। समझ में आया? आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, एमसीक्यू में बढ़िया मार्क्स आते हैं। तो इसमें आंसर कौन सा लगना चाहिए? जल्दी से बताओ, कौन सा आंसर होना चाहिए? सी आंसर होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि करंट जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं वहां से। ध्यान से सुनना और आप बताएंगे मुझे क्या होगा इसके अंदर। ऐसे फंड्स बताइए जो कि करंट असेट्स के परचेज करने के लिए किए जाते हैं। इनमें से कौन सा कैपिटल ऐसा होता है जो करंट असेट्स के लिए, वर्किंग कैपिटल, ये पता है आपको? फिक्स असेट्स के लिए कौन सा कैपिटल होता है? ये कौन से चैप्टर से आया बता सकते हो? 7th चैप्टर से। और क्या 7th चैप्टर में भी हमने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है? जल्दी से देखते हैं, चैप्टर नंबर 7। और ये रहा, पहले पेज पे ही ये बातें लिखी गई हैं। जो एमसीक्यूज बनाए जाते हैं वो यहाँ से बनाए जाते हैं। देखिए, टू रन द बिजनेस है, नाम है इनका वर्किंग कैपिटल, किस में इन्वेस्टमेंट करते हैं? करंट। तो यहाँ से क्वेश्चन ड्राफ्ट किया गया और ये पूछा गया आपसे, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने यही लगाया होगा। पक्का? ठीक। आगे चलते हैं। सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो किसके हिसाब से? सोसाइटी। तो किसके बेस पे होता है? वॉलंटरी। क्या आपके ऊपर प्रेशर होता है? अरे नालायक, एथिकल है। इसमें 2 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक होती है वॉलंटरी, एक होता है मैंडेटरी। मैंडेटरी तो नहीं है आपके ऊपर। जरूरी है क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो? जरूरी है क्या? नहीं। तुम कह रहे हो मैं सारा काम खुद करूंगा। मान लीजिए, नालायक, पहले तुमने एथिकल किया था। रुक जाओ, अब 2 बच्चे हमारी क्लास में नालायक हैं, केशव है और आरव। पीछे वाले बच्चे से आंसर लिख रहे हैं नालायक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 इज यूज्ड फॉर कैरिंग आउट ट्रांजैक्शन इज विच मनी इज पास फ्रॉम वन हैंड टू एंशिएंट टाइम्स। सी आंसर है। बाकी देखो, एंशिएंट टाइम्स का मतलब पुराना समय। क्या चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और डिमांड ड्राफ्ट में डील करते थे बाबर वगैरह जो आए थे पुराने समय में? नहीं, ये वहां पे बैंकिंग सिस्टम ही नहीं था। ये वाला क्वेश्चन आपको दिक्कत किया होगा, पाटलिपुत्र वाला। आंसर इसका ए है, एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स के लिए फेमस था। अगर आप इसे गलत भी कर गए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे।
क्या ये बात है? एक क्वेश्चन तो अलाउ कर ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो सकता था? 13, यस 13 कॉमन सेंस से सॉल्व हो सकता था। क्या ये बात समझ में आई आपको? यहाँ तक आगे रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। आपको इनमें से करेक्ट बताना है। लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट ओनली अ प्रोटेक्शन बट इज अ सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। लाइफ इंश्योरेंस में आप दो पर्पज रखते हैं, कौन कौन सा? इन्वेस्टमेंट भी और प्रोटेक्शन दोनों रहते हैं आपका इसमें। अंडर लाइफ इंश्योरेंस सर्टेन सम इज रिटर्नेबल टू द इंश्योर्ड एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी। क्या ये बात लिखी गई है? लाइफ इंश्योरेंस में कुछ पैसा जब एक पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है तो वापस भी मिलता है, तो इसीलिए उसे इन्वेस्टमेंट। ये कौन से चैप्टर में पढ़ा है हमने? 4th चैप्टर में। क्या ये बात लिखी हुई है वहां पर? देखिए आप, ये बात कहाँ लिखी हुई है, इसको देखिए। ये लाइफ इंश्योरेंस है, इधर देखिए, इधर एलिमेंट किस चीज का एलिमेंट है? पहला बोथ प्रोटेक्शन और इन्वेस्ट। ये कौन सी बात की गई है? लाइफ। तो आपके क्वेश्चन पेपर का ये पहला पार्ट था कि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट और प्रोटेक्शन दोनों पर्पस होते हैं। तो ये बात समझ में आ गई क्यों ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। ये हम आते हैं सरेंडर वैल्यू पे। इसकी क्या सरेंडर वैल्यू होती है? यस, सरेंडर वैल्यू का मतलब क्या है? जैसे ही पॉलिसी खत्म हो जाएगी आपको कुछ पैसा वापस मिल जाएगा। क्या दोनों ही बातें सही है? आंसर इज यस। तो कौन सा अमाउंट आना चाहिए, मतलब कौन सा आंसर आना चाहिए? सी आंसर क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और ये तो नहीं है, ये भी गलत है। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ये सही आंसर इसका होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 16। असदर्शन क्या है? सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज ट्रीटेड एज। क्या ये बात सही है? क्योंकि वो अलग सारे काम खुद करता है इसलिए उसे वन मैन शो बोलते हैं। अब एक बच्चा कहेगा सर अगर वुमेन हुई तो एक कहावत है वन मैन शो का मतलब एक ही व्यक्ति सारा काम कर रहा है। इट इज ओन्ड, मालिक भी वही, कंट्रोल वो ही करता है, मैनेज। कंट्रोल कैसा होता है बताना इसमें? एब्सोल्यूट कंट्रोल, क्योंकि उसका सारा कंट्रोल उसके पास है। मैनेज भी वही करता है और ऑपरेशन बाय ओनर वो सारे खुद ही संभालता है। अब आते हैं क्वेश्चन में। ए और आर जो है वो सही है और आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्या ये बात सही है? यस। दूसरा ऑप्शन क्या कहेगा कि दोनों सही है लेकिन आर जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहा, कि आर एक्सप्लेन कर रहा है उसको। यस। तो आंसर कौन सा सही होना चाहिए? ए आंसर जो है वो इसका सही होना चाहिए। क्या ये बात समझ आती है? ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज अ डीमेरिट ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। क्या ये बात सही है? गवर्नमेंट कंपनी में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। बताओगे कैसे? क्योंकि जो डायरेक्टर्स हैं वो एक डायरेक्टर कौन नॉमिनेट करता है? गवर्नमेंट। इसीलिए वो हालांकि सबसे कम इंटरफेरेंस आउट ऑफ द ऑल 3 चैप्टर नंबर 3 में सबसे कम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस किस में है? गवर्नमेंट कंपनी में। लेकिन थोड़ी बहुत तो है। क्या ये बात समझ में आती है? और वो कैसे आती है? क्योंकि वो डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करते हैं, बाकी ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो पैसा लगाते हैं। क्या ये बात समझ में आई? आगे द ऑपरेशनल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द विम्स एंड फैंसीज ऑफ मिनिस्टर। क्या ये बात सही लग रही है आपको? नहीं। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब नॉर्मल कंपनी, बस 50% से ज्यादा पैसे लगाए हुए। कोई बात नहीं, अब स्कूल के हिसाब से भी चेक कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिनिस्टर नहीं बनाते, वो क्या कर रहे हैं? तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि ए जो है वो सही है और जो रीजन है वो इनकरेक्ट है। ये आंसर इनका होना चाहिए। बाकी आपके जो आपके स्कूल की जो आंसर की आएगी उस पर मैटर करेगा क्या आंसर होना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए। बी कराया आपने, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बी सी होना चाहिए, सही आंसर सी है। गवर्नमेंट कंपनी, आप बताओ गवर्नमेंट के लोगों से चलती है गवर्नमेंट कंपनी, या बस वो एक नॉर्मल कंपनी में पैसा लगा देते हैं? नॉर्मल कंपनी में पैसा लगा देते हैं। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। ये देख लीजिए, इनके हाथ भी देख लीजिए फटाफट से, कौन सा बच्चा है पहचानने की कोशिश करिए। चलो आगे, बस डिटेल में मत जाओ। अब है मैच द फॉलोइंग। अभी तक आपको कोई क्वेश्चन, मैंने कहा अगर मान लीजिए अभी तक हमने 17 क्वेश्चन पढ़ लिए तो 2 क्वेश्चन हटा दीजिए डाउटफुल, 15 क्वेश्चन तो बिल्कुल शॉर्ट सही होने चाहिए। बिल्कुल अभी तक ऐसी कोई दिक्कत, आप कल को आपका भी पेपर आएगा, जिनके नहीं हुए वो भी ध्यान दे दीजिए। हर एक चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, आप नोट्स सही से पढ़ लीजिए, आपको कोई ना कोई से क्वेश्चन मिल जाएगा। आगे, द ट्रेड इन विच गुड्स आर ब्रॉड फ्रॉम अनदर कंट्री। दूसरी कंट्री से खरीद कर लाते हैं, तो आंसर क्या होना चाहिए? इम्पोर्ट। आगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग क्या होती है? इंडस्ट्री। ट्रेड इन विच गुड्स आर इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड टू सम अदर कंट्री। लाते हैं और किसी और कंट्री में बेच देते हैं, एंटरपोर्ट। सामने, और ब्रांच जो है वो हिंड्रेंस ऑफ टाइम। क्या टाइम वाला फैक्टर मैंने आपको बताया था कि अगर आम अभी बन रहे हैं तो कभी कंजम्पशन हो रहे, तो इस तरीके से वो टाइम वाले फैक्टर को, प्रॉब्लम को दूर करता है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पहले ए, डी, सी, बी, मतलब मैच ही करके आने थे आपको, ये लिख के आना था ए के सामने इस तरीके से, है ना। आगे,
इज अ कंक्लूसिव एविडेंस। देखो जिस बच्चे ने इस पे सर्कल लगाया इसका मतलब समझ रहे हो, उसे लग रहा है कि डाउटफुल क्वेश्चन है, और अगर हुआ तो अच्छी बात है, वरना बच्चा गधा है। कैसे? देखो कंक्लूसिव एविडेंस है कि इनकॉर्पोरेशन हो गया है। इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जो आपको बताएगा इनकॉर्पोरेशन? इतना मुश्किल क्वेश्चन था, बच्चे ने सर्कल लगा दिया इस पे। अबे का क्या मतलब होता है? नालायक। आंसर सही का मतलब नहीं है। तुमने सर्कल किससे पूछ के लाए? डाउटफुल क्वेश्चन है? नहीं, क्या पता चलो चीटिंग कर रही है। नहीं। नेक्स्ट क्या है? कितने श्योर कैसे है? नहीं कर लो, कोई अच्छी बात नहीं। मैंने कहा क्वेश्चन डाउटफुल वाला नहीं था। वो कह रहे इनकॉर्पोरेशन हुआ, कैसे पता चलेगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से। ये इसका कंक्लूसिव एविडेंस है। समझ में आया नहीं आया? आगे अब तुम कहोगे सर ऐसे तो नहीं पता चला। इधर एक लड़की बैठी थी, उससे पूछा मैंने तो उसने वही लगाया। अच्छा वो आप थे? अरे 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 पूछने बताने। अच्छा फिर तुमने उससे पूछा। ठीक है, स्कूल में पंचायत लगा के पेपर करते हो तुम नालायक हो। इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर, ये बताओ किसमें क्या होगा? कंपनी भी होती है, पार्टनरशिप सब होता है। हमने क्या नहीं पढ़ा? अब बोलोगे सर डाउट था। अरे पढ़ाई नहीं है तो डाउट का क्या मतलब? इससे सब हो सकता है इक्विटी बेस में, जिस मर्जी से काम कर लीजिए आप। ये पढ़ाया क्या आपने? नहीं, तो ये जॉइंट वेंचर में नहीं होता। आपने क्या लगाया है? नहीं, आंसर ये नहीं होगा। पार्टनरशिप लगाया। हाँ कुछ स्कूल वाले कह रहे थे डिलीट है नहीं, मैंने तो सारा कराया जॉइंट वेंचर में। हाँ जी 20 तक आंसर हो चुके हैं। मुझे सबने बोला सर डिलीट मत पढ़ाओ, लेकिन क्या मैंने पढ़ाया आपको? इस बात खत्म हो गई। 16 नंबर आ गए। इस 20 में से कितने मार्क्स आपके हिसाब से जो मैंने बताया? 5 को हटा के 17? अच्छा 5th को हटा के, ओहो दिक्कत है। 17 आपके कितने सही बैठ रहे हैं यहाँ के हिसाब से? चलो बाकी तो फाइनल जो आंसर की अवेलेबल होती है, आप टीचर से रिक्वेस्ट करना कि मैम आंसर की प्रोवाइड कर दी। आंसर की आती है बोर्ड से, वहीं से चेक होते हैं। आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो थोड़ा एनालाइज तो कर सकते हो आप। रिक्वेस्ट करना है, ये नहीं कि सर ने बोला है आती है तो फिर छुपा के रही हो हमसे। अरे भाई भाई नमस्ते नमस्ते। हाँ जी चलो आगे आगे। यहाँ से अब केस स्टडी शुरू हो गई, जो कि आपको बहुत मुश्किल लगी होगी। नहीं मुश्किल लगी थी क्या? नीचे से मतलब लास्ट वाली केस स्टडी से ऊपर की तरफ आऊँ, ये कह रहे हैं आप? चलो ऐसे कर लेते हैं। लेकिन सीक्वेंस में क्या दिक्कत है? नहीं नहीं कोई नहीं, हम ऐसे सीक्वेंस से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टू व्हाट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न्ड इन द अबव पैरा? कौन सा है? कैसे पता चला? 2 फ्रेंड है, इसका मतलब क्या नहीं हो सकता? एचयूएफ तो नहीं हो सकता, सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं हो सकता। स्टार्टेड अ बिजनेस बाय द नेम ऑफ, क्या नाम बनाया उन्होंने? सोनियो फैंसी ड्रेस शॉपी। कहीं लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड नहीं, इसलिए कंपनी भी हट गया। दिमाग देखो कितने सही तरीके से चलाना है आपको। एक व्यक्ति नहीं है तो सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है, कहीं लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड नहीं है तो कंपनी नहीं है। क्या ये बात समझ में? 2 लोग मिलकर चला रहे हैं। एचयूएफ नहीं है क्योंकि फ्रेंड्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है क्योंकि 10 लोग नहीं है कम से कम, तो बचा क्या? हाँ जी एलिमिनेशन टेक्निक समझ में आई? क्या समझाया मैंने आपको? एक लाइन से आपको ये पता चल गया कि क्या क्या नहीं है। ठीक है आगे। बोथ ऑफ देम इन्वेस्टेड इक्वल कैपिटल इन द बिजनेस, दोनों ने इक्वल कैपिटल लगाया बिजनेस में। एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस सोनिया हैड प्लेस्ड वन कंडीशन बिफोर रमन दैट इफ अनफॉर्चुनेटली उन्होंने लॉस होगा इन द बिजनेस दे शुड नॉट बी एबल टू गिव एनीथिंग एक्सेप्ट द कैपिटल इन्वेस्टेड इन हर बिजनेस। वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब अगर लॉस होगा तो मैं तो बस वही पैसा दूंगी जो बिजनेस में मैंने लगाया हुआ है। लेकिन आगे वाले ने क्या कहा? रमन ने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कंडीशन मेरी ये है, सोनिया वुड नॉट एंजॉय द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। Their business was gradually growing well and they were fully satisfied with their business। तो फॉर्म कौन सी है? पार्टनरशिप। अब आते हैं आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइड इन अबव। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रमन एक व्यक्ति जो पार्टिसिपेट करेगा वो कौन है? रमन ने जिसने एक्सेप्ट किया था वो कौन सा पार्टनर बनेगा? एक्टिव। हालांकि एक इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा टेक्निकल एरर है। वो कह रहे हैं फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म ऑफ या टाइप ऑफ पार्टनर। नहीं ये लिख के नहीं आना है आगे। और दूसरा कौन सा है? सोनिया कैसा पार्टनर बनेगी इसमें? पैसे लगाएगी वो, लेकिन कैसे रहेगी? स्लीपिंग। दूसरी एक और एरर बताऊं इस क्वेश्चन में आपको? अच्छा नालायक, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। एक और एरर बताऊं? अगर आप बोलो तो बताओ, जल्दी से बताओ।
एक और एरर बताऊं, पार्टनर्स अनलिमिटेड तरीके से लायबल होते हैं। तो सोनिया की ये बात रमन एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी उसको स्यू करेगी तो वो पूरी तरीके से अनलिमिटेड तरीके से लायबल होगा। आपकी पार्टनरशिप डीड में आप सिर्फ वही लिख सकते हैं कि आपकी आपस की टर्म्स क्या है। इन जनरल पार्टनर्स कैसे लायबल होते हैं? अनलिमिटेड। तो वो अपनी लायबिलिटी थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स चेंज नहीं कर पाएगी। अभी भी इस क्वेश्चन में आप आगे बढ़ा के लिख दीजिए, इफ थर्ड पार्टी इज यूज, तो क्या सोनिया को लिमिटेड असेट्स देनी पड़ेंगी या अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी? तो आंसर इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। रमन उससे क्या रिकवर नहीं कर पाएगा, वो उनके आपस की टर्म्स है। क्या ये बात समझ में आती है आपको? ठीक। उन्होंने कहा अगर ये नहीं करना तो पार्टनर बाय स्टॉपल। क्या मैंने बताया था आपको पढ़ाते समय, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो अपने आप को दिखाता है कि वो पार्टनर है बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट, या वो चुप रहता है जहां उसे बोलना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? तो वो वाला आंसर इसके अंदर आ सकता है। नेक्स्ट, ये था क्वेश्चन नंबर 21। आगे चलते हैं। स्टेट द सोर्स ऑफ फाइनेंस विच कैन गिव द बेनिफिट ऑफ टैक्स सेविंग। यहीं से आंसर खत्म हो जाएगा। अभी चल रहा है, क्या आंसर होगा इसका? बताया था मैंने आपको, टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करा, तो प्रैक्टिकल से समझाया था, क्योंकि पहले इंटरेस्ट की पेमेंट हो जाती है, बाद में गवर्नमेंट टैक्स लेती है, तो प्रॉफिट कम हो जाता है, टैक्स सेव हो जाता है। अभी करेगा, देखो क्वेश्चन को केस स्टडी से मैच क्यों कराना। उसने कहा ऐसा सोर्स बताओ, मैं तो कह रहा हूं थ्योरी क्वेश्चन है। तो उसने कहा ऐसा सोर्स बताओ, उसने केस स्टडी का नाम कहां लिया कि ऊपर से देख के बताओ। स्टेट द सोर्स ऑफ फाइनेंस विच कैन गिव द बेनिफिट ऑफ टैक्स। मैं इसे लिंक भी करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी आप रिक्वायरमेंट समझिए। सबसे पहले क्या बताया मैंने, क्या पढ़नी चाहिए आपको? रिक्वायरमेंट। आप केस स्टडी मत पढ़िए, आंसर हो गया इसका। आगे चलते हैं। स्टेट एनी अदर फीचर्स ऑफ द सोर्स फाइनेंस मेंशन्ड अबव। कौन सा अबव वाला? कौन सा? नहीं। अब मैं यहां पर आपसे डाउटफुल हूं कि मेंशन्ड अबव का मतलब क्या है? जो ऊपर डिस्कस किया गया है या जो ए में डिस्कस किया है, दोनों अलग है। हाँ जी, नहीं, सेम नहीं है। देखिए, ABC लिमिटेड इज अ लार्ज कंपनी डीलिंग इन फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। आगे, इट रेट्स इज फाइनेंस ओनली फ्रॉम द इशू ऑफ। उसने पैसा उठाया कहां से? शेयर। अब मुझे बता सकते हो कोई बच्चा कि इसमें प्रेफरेंस शेयर्स क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं आपसे सवाल करूं कि इसमें प्रेफरेंस शेयर, आंसर आप सबने लिखा होगा इक्विटी शेयर। इस कंपनी के अंदर भी कौन सा शेयर है? इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर आंसर क्यों नहीं हो सकता, बताइए। तो कोई बच्चा इसकी एक्सप्लेनेशन बता सकता है? क्योंकि कोई भी कंपनी कौन से शेयर्स के बिना नहीं चल सकती। प्री रिक्विजिट कौन सी शेयर कैपिटल होती है? इक्विटी। बताया था मैंने। उसने कहा कंपनी ने सिर्फ इस शेयर कैपिटल से पैसा लिया हुआ है, तो अगर खाली पैसा शेयर कैपिटल का है तो वो कौन से शेयर्स होंगे? इक्विटी, क्योंकि वो प्री रिक्विजिट होते हैं हर एक कंपनी के लिए, कंपलसरी होती। समझ में आया? ये कोई अंदाजे वाला आंसर नहीं, एग्जैक्ट आंसर है। अदर सोर्स हैव नॉट बीन कंसीडर्ड एट ऑल, दिस हैज रिजल्टेड इन पेमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो जो यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है वो कौन सा है? इक्विटी शेयर्स। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा इस क्वेश्चन से कि अबव का मतलब क्या है। अब कोई कुछ भी करके आया हो, आपकी चेकिंग उसके हिसाब से होगी और आप इसमें अपना पॉइंट भी रख सकते हैं। अगर आपने इक्विटी शेयर्स के बारे में बातें लिखी हैं, आपने लिखा है मेंशन्ड अबव, अगर मेरी एक्सप्लेनेशन सही है इसके मुकाबले, मेंशन्ड अबव का मतलब है जो यहां मेंशन किया गया है, ये मेंशन्ड नहीं था, तो आपने लिखा है आंसर। और ये इस क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग एरर है, ये आपकी गलती नहीं है। बताते हैं वो केस ए में जो आइडेंटिफाई है, पैरा में जो आइडेंटिफाई है, ये क्वेश्चन का एरर है। समझ में आया आपको बात? क्वेश्चन ने क्लियर नहीं किया कि हमें ये वाला आंसर बताना है जो हमने यहां मेंशन किया है, ये जो पैराग्राफ में मेंशन्ड है, और हर एक क्वेश्चन में लिखा होता है आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए और आइडेंटिफाइड इन पैराग्राफ। तो इस क्वेश्चन के अंदर ड्राफ्टिंग एरर है। आप अपने टीचर से आंसर चेक कराते समय ये सवाल पूछ सकते हैं कि हमें इस अजम्पशन पे आंसर लिखा था क्योंकि हमें पता नहीं था। हालांकि जो सही आंसर होना चाहिए वो ऊपर से होना चाहिए। समझ आई आपको बात? मेंशन्ड, क्या ये आंसर मेंशन्ड है? मेंशन्ड क्या है? क्या ये आंसर मेंशन्ड है? नहीं। मेंशन्ड क्या है? पैराग्राफ। तो इक्विटी शेयर्स के लिख के आने चाहिए थे मेरे हिसाब से। और अगर आपने गलती से डिबेंचर्स के लिखे तो आप एक बार क्वेरी पुट कर दीजिए कि हमने कंफ्यूजन में लिखा है, क्वेश्चन क्लियर नहीं था। सही तरीके से क्वेरी पुट अप करनी है, सही है ना, एटिकेट से, सही बिहेवियर से। देव को बताना पड़ेगा। हाँ, देव अच्छे से बात, सारे बेड़ा गर्क करवा दो तुम। चलो, एक क्वेश्चन बहुत बड़ी सी, देखो ऐसी केस स्टडी करना मुझे फेवरेट लगता है। देखिए, नेम द टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर। कौन सा चैप्टर है? कौन सा चैप्टर है? 3। 3 ही हो सकते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। 3 ही होते हैं उसके अंदर। मुझे यहां से कहीं दिखा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किसके अंदर था? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बीच वाले के अंदर। क्या ये बात आपको सब? बाकी सारी चीजें आपको हिंट देंगी क्वेश्चन में। मैंने कहा मुझे चाहिए क्यों,
अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है तो कहीं पार्लियामेंट लिखा आ गया है, मतलब स्पेशल बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री कंट्रोल होता है, पता है आपको ये चीज़, तो आंसर क्या होना चाहिए? आप क्या लिख के आए हैं? सोच लो, पक्का, बस ईमानदारी से बताओ क्या लिख के आए हैं। हाँ, स्पेलिंग सही नहीं लिखी? अरे वो छोड़े, सेक्रेटरी कॉर्पोरेशन लिखना चाहते थे, आपने क्या लिखा है? कोई नहीं, पक्का गलत तो नहीं बता रहे हो? ये लिखा है। आप लोगों का अगर पेपर होता आप क्या लिखते? पहले हम रिवाइज करते हैं ना, अभी तो बस ऐसे ही फेंक दिया है हमने कि हाँ हम सब पढ़ के आए। स्टेट एनी 3 फीचर ऑफ द पब्लिक सेक्टर। देखिए ये समझिए क्वेश्चन, क्या इस क्वेश्चन में क्लियर है? किसकी बात कर रहा है? आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए। आइडेंटिफाई का मतलब तुमने जो आइडेंटिफाई किया है उसका आंसर लिखना है। मेंशन्ड का मतलब होता है जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है। समझ में? हालांकि इससे आपकी नॉलेज से कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए वो पूछ के आ रहा है। समझ आए? हाथ डालो तो। कई बच्चे ऐसे करके क्लास लेते हैं। पिक्चर चल रही है हैं? पार्क में बैठे हो तुम? ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। क्या इनके पास ह्यूज कैपिटल होती है? यस। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इनके पास होती है और ये अच्छे तरीके से। फॉरेन कोलैबोरेशन होता है क्या? यस। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी होता है? यस, क्योंकि वहां की मार्केट से यहाँ पर उठ के आते हैं और इनको एक्सप्लेन करना है आपको एक लाइन में। मैं तो कह रहा हूँ क्यों करना है ये क्वेश्चन, जब आपकी प्रैक्टिस है केस स्टडी की। तो बताओ फिर क्यों किया तुमने? नालायक, जब पूरा पढ़ाया हुआ है आपको। क्या है? 3 फीचर बताने हैं इस पे। अच्छा फीचर सुन लो, ये लो। अगर आपको ये नहीं पता तो LIC किसका एग्जाम्पल है? क्या ये हमने पढ़ा हुआ है? बताओ कौन से चैप्टर से है? क्या ये आपको सबसे पहले डिफरेंस में ही मिल जाएगा? मैं इंडिविजुअली की तो बात ही नहीं कर रहा। देखिए, क्या यहाँ पर पार्लियामेंट इधर लिखा हुआ है? पार्लियामेंट, यस। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको फंड मिलेगा कहाँ से? गवर्नमेंट से, और आप पब्लिक से भी ले सकते हैं, कोई बैन नहीं है आपके ऊपर। क्या ये वाली बात क्वेश्चन में लिखी गई है? ये चेक कर लेते हैं। देखिए, ये कैसी बॉडी है? ऑटोनॉमस। मतलब क्या होता है इसका? आजाद बॉडी है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसका एग्जाम्पल है। उसकी पावर ड्यूटीज वगैरह डिफाइन की जाती है। सेपरेट लीगल एंटिटी है, बात ही खत्म हो गई। सेपरेट लीगल एंटिटी 2 चीजों में होती है, या तो गवर्नमेंट कंपनी में या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में। किस में नहीं होती? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्या ये बात आपको पता है? देख लेते हैं एक बार। हम चले थोड़ा सा आगे और मैंने कहीं लिखा सेपरेट लीगल एंटिटी। दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है आपको? इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। क्या ये बातें बताई जा चुकी हैं आपको? ठीक, आगे चले हैं। फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ये तो पता ही है, गवर्नमेंट ओन करती है। इट हैज इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कैन रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक। क्या ये बात हमने डिफरेंस में लिखी हुई है कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होते हैं उनके पास बैन होता है कि वो नहीं ले सकते, और किसके पास बैन नहीं होता? फाइनेंसिंग। क्या ये लिखा हुआ है? फाइनेंस थ्रू गवर्नमेंट एंड नो बैन ऑन टेकिंग लोन फ्रॉम पब्लिक। क्या इन्हीं वर्ड से उठा के आपकी केस स्टडी बनाई गई है? यस। और आप कह रहे हो कि नहीं सर हम ये अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तो फिर बेवकूफ़ी है। बाकी में तुक्का मार के आए होगे, और टीचर का पूरा राइट है मार्क्स काटने का। समझ में आ गई बात? जो टू द पॉइंट आपने कंसेप्चुअली पढ़ी है चीज़ें, अगर आप वो एग्जाम में नहीं करके आओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तो क्वेश्चन की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया आपको? ठीक, आगे चले हो। उसने कोई भी 3 फीचर पूछा और आइडेंटिफिकेशन पूछी आपसे। मेरे हिसाब से आपके पास डिफरेंस भी याद होंगे तो बहुत सारी चीज़ें फीचर से मिल जाएंगी आपको। ये नहीं याद तो ये याद है, तो ये पार्लियामेंट की कंट्रोल से ये सारी चीज़ें कैसे भी लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी। हाँ जी, नहीं ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। केस स्टडीज तो आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प दी जाती है आपको। उसने कहा आइडेंटिफाइड इन पार्ट है, आपकी मर्जी है कोई भी एनी 3 फीचर्स लिखने हैं। अब ये जरूरी नहीं है आप केस स्टडी से लिखे, हालांकि केस स्टडी में बहुत सारे फीचर्स लिखे हुए हैं। इसमें फाइनेंसिंग वाला ऑप्शन लिखा हुआ है, पार्लियामेंट वाला ऑप्शन लिखा हुआ है, बैन वाली चीज़ लिखी हुई है, सेपरेट लीगल एंटिटी सब लिखा हुआ है। तो आप या तो आइडेंटिफिकेशन करके लिख दीजिए, आपकी मर्जी। हालांकि इसने कहीं नहीं लिखा कि पैराग्राफ से ढूंढो, तो जो आपको आते हैं वो। हाँ, ढूंढना आपको ये था पैराग्राफ से लिखा हुआ है ना अब पैरा। समझ में आया? 21 वाले क्वेश्चन में क्या एरर है, कहाँ से ढूंढना है क्वेश्चन में लिखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आजकल इंडिया की प्रोवाइड करती है बहुत सारी सर्विसेज, जिसमें बैंक वाली सर्विस। तो क्या पोस्ट ऑफिस आपका, ये वाला क्वेश्चन गड़बड़ किया होगा आपने, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन अब किया होगा क्या? क्या पोस्ट ऑफिस वाले इंश्योरेंस भी कराते हैं? आप
क्या पोस्ट ऑफिस वाले फाइनेंस का भी काम करने लगे हैं? यस। क्या पोस्ट ऑफिस वाले पोस्टिंग का काम तो करते ही हैं? हाँ। बैंक पोस्ट करवाते हैं? हाँ, ये सारे काम करते हैं। हालांकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन खराब कर दिया होगा, ऐसा तो मैं मान लो। किया है तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं किया तो और भी अच्छी बात है। अब आ जाओ आगे। आगे आपको डिस्टिंग्विश करना है। कई बार मैं बताता हूँ कि बच्चे फीचर्स याद कर लो, ये डिफरेंस याद कर लो 10, तो बच्चे कहते हैं हम सर कोई भी 5 याद करेंगे। तो मैं आपको बताता था कि बेस क्वेश्चन में दिए हो सकते हैं और आपको सारे पता होने चाहिए। तो ये देखिए वही क्वेश्चन है, ये ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस में डिफरेंस। चैप्टर नंबर बताइए, चैप्टर नंबर बताइए। आप पहले इसकी हेडिंग पढ़िए, इधर सुनिए क्या क्या है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ईज ऑफ फॉर्मेशन, नेचर ऑफ ह्यूमन कैपिटल और कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप। किसके अंदर ज्यादा और किसके अंदर कम? ऑपरेटिंग कॉस्ट, बिजनेस को चलाने का खर्चा, ट्रेडिशनल में हाई, ई बिजनेस में लो। ईज ऑफ फॉर्मेशन इसमें नहीं होती, इसमें होती है। नेचर ऑफ ह्यूमन कैपिटल, किसके अंदर ह्यूमन कैपिटल टेक्निक लगाए थे, किसके अंदर कैपिटल इंटेंसिव? बताइए। ट्रेडिशनल में कैसी ह्यूमन कैपिटल लगाई जाती होगी? पहले वाले जैसे। और हाईली इंटेलिजेंट स्किलफुल जो लोग होते हैं वो कहाँ लगाए जाते हैं? ई बिजनेस में। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना था। कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप, ट्रेडिशनल में हाई और इसमें, और क्या ऐसे लिख के आना था या एक्सप्लेन करना था? एक्सप्लेन करना था। ये दिखाता हूं मैं कौन से चैप्टर से, कौन सा चैप्टर करके भी आए हो, एक लाइन में लिख के आ गए, हाई लो लिख के आए हो ना, बहुत बढ़िया। ये कहां से आया है ये देख लेते हैं पहले। ये डिफरेंस दिख रहा है आपको? ट्रेडिशनल। अब आप अपने अपने डिफरेंस ढूंढिए। ये क्या है? क्या ईज ऑफ फॉर्मेशन भी था उसमें? यस। और उसके बाद क्या था? ऑपरेटिंग का। स्टार्टिंग के 4 में से ही 3 मिल गए आपको। अगर आप पढ़ के गए हैं तो वन लाइनर आंसर हमने लिखे नहीं, एक्सप्लेनेशन के साथ लिखे। अगर आप पढ़ के गए होगे तो लिख के आए होगे। क्या ये बात समझ आती है आप? ठीक। हम आ गए वापस फिर से पेपर के अंदर। कौन से क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं हम? 25। टोटल मिला के कितने? क्या पीछे? आ गया 34 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन बचे, बस फटाफट से कर लेते। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बताओ बस। विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज सजेस्टेड बाय मिस्टर रवि? इंट्रा बी कैसे पता चला आपको? बताओ। इधर इधर इधर। यूनिक एंटरप्राइज किस में डील करती है? ऑटो स्पेयर पार्ट्स में। विद द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस द एंटरप्राइज फाउंड दैट डिसीजन आर डिलेड। क्योंकि एंटरप्राइज बढ़ रही है तो डिसीजन जो है डिले हो रहे हैं। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन जो है वो डाउन हो रहा है, कोऑर्डिनेशन का। द सीईओ कॉल्ड फॉर अ मीटिंग फॉर ऑल द मैनेजर्स। यहाँ तक कुछ पता चला आपसे? प्रॉब्लम पता चली यहाँ तक कि प्रॉब्लम क्या है। आगे। रवि इज अ न्यूली अपॉइंटेड मैनेजर सजेस्टेड दैट द कंपनी शुड हैव ऑनलाइन नेटवर्क। कंपनी के पास कैसा नेटवर्क होना चाहिए? ऑनलाइन। और उसके अंदर क्या होनी चाहिए? एम्प्लॉइज कैन इंटरेक्ट एंड पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू ईच अदर। इसके अंदर कम्युनिकेशन की बात की गई है कि ताकि वो कम्युनिकेशन अच्छे से कर सकें। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? ई कॉमर्स कौन सा है? तो कौन सा है? इंट्रा। भाई मार्क्स को देख के तो देखो ना, अब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। हाँ बताया था नहीं, तेरे को कॉमन सेंस वाली भी बात है। अगर टीचर नहीं भी बताए तो आपका काम है एनालाइज करिए। 4 मार्क्स है, ये लिखने का थोड़ी देंगे। मेरा छापा है, पर्ची दे के आया था मैं। इसके अलावा किसी और का छापा है तुमने? क्वेश्चन नंबर 25 तक नालायक। 26वें क्वेश्चन में आके कह रहे जो मैंने लिखा है वही छापा है। 25 तक किसी और ट्यूशन वाले का छापा था? अच्छा इधर इधर इधर। आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज पहला, और दूसरा गिव एनी 3 फीचर्स ऑफ सच एंटरप्राइज। कैसा एंटरप्राइज है ये? गवर्नमेंट ने बिगन किया है एक रोड प्रोजेक्ट। सुनो जरा ध्यान से। आगे। गवर्नमेंट नीडेड मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट एंड फाइनेंशियल हेल्प। मैनेज करने के लिए और पैसे से कुछ हेल्प चाहिए थी। गवर्नमेंट कॉन्टेक्टेड द प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट गई है प्राइवेट सेक्टर के पास अपनी रिक्वायरमेंट के लिए। नाउ प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड जॉइंटली बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। क्या बोलते हैं इसे? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं। आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। रोड बनाने की बात की जा रही तो जमीन कौन देगा? गवर्नमेंट। और बाकी प्रॉब्लम किसकी थी? फाइनेंस और मैनेजमेंट की, वो उनसे ले लेंगे। क्या ये हम पढ़ चुके हैं? पब्लिक ठीक। उन्होंने कहा कोई 3 फीचर्स बता देते। बताइए। सरफेस कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट। मैनेजमेंट किसका होता है? प्राइवेट का। फाइनेंस किसका होता है? प्राइवेट का। कलेक्शन कौन करता है? प्राइवेट वाले। बाद में रेमिट करते हैं किसको? गवर्नमेंट को। क्या ये बात समझ में आती है? जैसे मैंने टोल वाला एग्जांपल दिया था आपको कि ये हाईवे बनाते हैं, टोल खुद का लगाते हैं, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय, वो सब कलेक्शन करते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं और अपना वाला हिस्सा अपने पास रख लेते हैं। ये समझाया हुआ है मैंने आपको अच्छी तरीके से। ठीक। बैंकिंग सर्विस ऐसी बताओ जिसके अंदर कस्टमर आसानी से
मैनेजिंग सेव चेक कर सके तो क्या होता है ई बैंकिंग। और ई बैंकिंग के फ़ायदे बताने हैं, कन्वीनियंस है, जो ई बिज़नेस के फ़ायदे हैं वो ई बैंकिंग के फ़ायदे, बात खत्म। कन्वीनियंस, स्पीड, मैनेजमेंट, हर तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। क्या आपको ये नहीं समझ में आया? आसानी से बैंकिंग करने का, अरे आसानी से बैंकिंग करनी है आपको। कौन सी बैंकिंग सर्विस है? ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। आप क्या अब खाते से ट्रांसफ़र कर सकते हो बैठे बैठे अमाउंट को, बैंक तो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, ये सारी फैसिलिटी कौन से फॉर्म ऑफ उसमें है? ई बैंकिंग। उन्होंने कहा व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और आपको फॉलोइंग क्लॉजेस क्या है मैंने पढ़ाया हुआ है अलग से और बताया था इंपॉर्टेंट है। कौन से चैप्टर के अंदर है? सेकंड चैप्टर के अंदर है। और कौन से क्लॉज है? लायबिलिटी, कैपिटल और ऑब्जेक्ट। और अगर आपको ये नहीं आता तो इन दोनों में डिफरेंस। अब बताते हैं चैप्टर नंबर कौन सा है। चैप्टर नंबर कौन सा, जल्दी से बताओ। कहाँ चले गए हम? मुझे बताओ, अगर इतने के बाद भी बच्चे अगर पढ़ के नहीं लिख के आए ढंग से तो मुझे उनके साथ क्या करना चाहिए? दोबारा मौका देना चाहिए या फिर पीटना चाहिए पकड़ के? सारे चैप्टर्स अवेलेबल थे, मेरे मर्डर मत करवाओ मेरे हाथ से। 3 दिन की, अच्छा सारे चैप्टर्स रिवाइज। इधर 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 अरे कौन गाने चला रहा है नालायक। ये तो कहने वाली बातें हैं। चलो इधर आ जाओ वापस। ये था एमओए और इससे कौन से क्लॉजेस पूछे थे आपसे? ये लायबिलिटी, कैपिटल और ये क्लॉजेस आपसे पूछे थे। क्या ये बात समझ में? अगर ये भी नहीं आता तो क्या लिख सकते थे हम? क्या हम दोनों के डिफरेंस भी लिख सकते थे? आंसर इज यस। तो आपकी मर्जी थी, कुछ भी लिख के आ सकते थे आप। कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा। ये लो चिंटू क्वेश्चन आ गया, बताओ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? एक्सप्लेन एनी 4 आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर या अगेंस्ट। फेवर वाले बताओगे। जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस इज ग्रोथ, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में था, ये सब पढ़ा है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, क्या ये सारी बातें आपको लिखवाई गई? कितनी बातें लिखी गई हैं यहाँ पर? 4 बातें पूछी आपसे, बताओ। मैंने इंपॉर्टेंट में भी लिखवाया था आपको, जब लास्ट से कुछ टॉपिक्स बताए थे ना मैंने कि ये वाले तो पढ़ के ही जाना, उसमें भी लिखा हुआ है। आगे चले हम। वो कह रहा है कौन सा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी? याद है आपको फॉर्मेशन ऑफ कंपनी? ये रहा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। बस बस बस, पहले ये देखना है द बिजनेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रीगेटिव पॉल्यूशन, सो इट बिकम्स द मॉरल ड्यूटी ऑफ द बिजनेस टू मेक सम पॉजिटिव स्टेप्स फॉर कंट्रोल। इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द रोल ऑफ बिजनेस इन चेकिंग पॉल्यूशन। तो क्या है रोल ऑफ बिजनेस इन बिजनेस एनवायरमेंट या पॉल्यूशन कंट्रोल? ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन है, दोनों ही लिखवा रखे हैं। दोनों कर दी, ये बेवकूफ़ी है। ये भी सुन लो, जब आप ये और ऑप्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब बाकी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर क्या डाला फिर इसका? ये भी गलती होती है, देखना एग्जाम में। अब 8 नंबर का तुम कर रहे हो, वहां बैठ के पेल रहे हो उसमें तुक्के भी, है ना? और होगा क्या उसमें? ये तो 4 नंबर का क्वेश्चन था, दोनों कर दिए। थोड़ा सेंसेस में रहा करो पेपर करते समय। राहुल है, इधर 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 राहुल है और कौन है? संचारी है, संचारी तो हमारे क्लास में बच्चा है। Felt that there was an opportunity for business in providing a service of online grocery store for working people। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस या जनरेशन ऑफ बिजनेस आइडिया हो रहा है यहाँ पर। आगे दे एनालाइज द आइडिया इन टर्म्स ऑफ कैसे कैसे? टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक। क्या बताया था मैंने? फीजिबिलिटी स्टडी होती है इसके अंदर चेक करते हैं काम हो सकता है या नहीं। वंस दे फाउंड ऑल द एस्पेक्ट सेटिस्फैक्टरी दे डिसाइडेड टू स्टार्ट अ कंपनी, जिसका नाम रख दिया है नेम अप्रूवल, दे गॉट द नेम रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर। अब ये क्वेश्चन कहाँ पर है ये दिखाता हूँ मैं आपको। क्या उन्होंने बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर ली है? क्या उन्होंने फीजिबिलिटी स्टडी भी कर दी है? यस। क्या ले लिया उन्होंने? नेम अप्रूवल। आगे क्या करना चाहिए उन्हें? 3 स्टेप और करने चाहिए, सिग्नेचरीज, प्रोफेशनल्स और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। क्या ये बात समझ में आती है आपको? ठीक, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। याद है आपको ये बताया था मैंने, इसमें ओम वाला एग्जाम्पल था, इसमें कौन सा? जिम वाला। उन्होंने कहा आइडेंटिफाई द स्टेप इन द फॉर्मेशन बीइंग रेफर्ड इन द अबव पार्ट। तो कौन सा केस आइडेंटिफाई है? तो 3 स्टेप से क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए कौन से स्टेप से, एक स्टेप थोड़ी ना।
अब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में क्या आएगा? प्रमोशन, ये प्रमोशन के अंदर आएगा। और स्टेप्स बताइए प्रमोशन के अंदर कौन सा है? स्टेप्स बताओ जरा जल्दी से। पहला कौन सा? स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकंड और स्टेप नंबर थर्ड। आपको पूरी पूरी प्रॉपर हेडिंग। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी दूसरा, फिजिबिलिटी स्टडी तीसरा, नेम अप्रूवल। क्या ये बात समझ में? फोर्थ पॉइंट। अब आपको लिखने हैं आगे वाले, स्टेट द नेक्स्ट सीड्स है, ऑल्सो राइट द नेक्स्ट 3 स्टेप्स एसोसिएटेड विद इट। और कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। मेरे हिसाब से बढ़िया तरीके से आपको करके आना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं तो देखो 6 मार्क्स का आपको 1-2 लाइन तो लिखनी चाहिए ना उसके बारे में क्या होता है। ये तो गलत कर रहे हैं, अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन में तो कब करेंगे? अगर टाइम कम रहेगा तो आप कह रहे हो मेरे तो 1.5 घंटे में पेपर हो गया था, इसीलिए तो हो गया था क्योंकि तुम एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे 6 नंबर में। और क्या मैंने हमेशा बताया जब भी मार्क्स ज़्यादा हो आपको एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए? आंसर इज यस। सर वो जो आपने 6 लिखवाया था पूरा एक्सप्लेन भी था। कौन सा? अरे इसके बारे में एक लाइन लिख दी थी, ऐसे 6 एक्सप्लेन करने लगे तो 12 नंबर का पेपर नहीं हो जाएगा ये फंड्स वाला है, इसे आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आया 6 नंबर का आसान क्वेश्चन। बिजनेस एथिक्स के बारे में पता है? कौन से चैप्टर से है ये? क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 6। सबसे पहले क्या था इसमें? टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, दूसरा पब्लिकेशन ऑफ कोड, तीसरा कंप्लायंस मैकेनिज्म, चौथा एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, पांचवा मेजरमेंट ऑफ रिजल्ट्स। क्या ये सब करके आए हैं आप? और सिर्फ हेडिंग नहीं लिख के आए हैं, सब मान के चलो। बहुत बढ़िया। अब ये 2 क्वेश्चन आए, बताइए क्वेश्चन कराए हुए हैं नहीं? आदित्य और सुखराम वाला रेशियो गया ऐसी तैसी में। रुको तुम, अरे रुको तुम, कौन से चैप्टर से? पहले ये बताओ। इंश्योरेंस का है ना? नाम क्या थे बताना जरा? आदित्य और सुखराम। रुक जाओ तुम। इधर ध्यान दो। क्या नाम है इसका? अगले वाले का क्या नाम है? आएगा। क्या दोनों ही क्वेश्चन कराए हुए हैं? आंसर इज यस। और अगर आप गलत करके आए होगे अभी पीटूंगा तो मैं नालायक। रुक जाओ। सवाल ये है कि क्या एक क्वेश्चन आपको आता था? आंसर इज यस। क्या एक केस स्टडी मैंने करा रखी थी? आंसर इज यस। अब पढ़िए। आदित्य को अपना हाउस इंश्योरेंस कराया उसने कितने का? 10 लाख से विद इंश्योरर ए और 5 लाख विद इंश्योरर बी। नुकसान कितने का हुआ है? 3 लाख। अब देखिए जरा ध्यान से, फॉर्मूला कितना मुश्किल है इसका। तुम्हें निकालना है ए का शेयर क्लेम का और दूसरा बी का शेयर। टोटल लॉस कितने का हुआ पहले ये बताओ? 3 लाख का। तो आप सबसे पहले लिखते हैं लॉस। 3 लाख का आपको नुकसान हुआ है, जिसमें से टोटल जो इंश्योरेंस वैल्यू है वो कितने की है? 15 लाख। और ए ने कितने की थी? 10 लाख। ये हिस्सा ही तो निकालना हुआ कि 15 लाख का टोटल इंश्योरेंस है जिसमें से 10 लाख ए ने दिया है, इसका मतलब इतना हिस्सा ए से लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 3 लाख, हालांकि माइनस करके भी निकाला जा सकता है। बी ने कराया 5 लाख का, डिवाइड बाय 15। जरा सॉल्व करके बताओ कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 3 5 तो 2 लाख और 1 लाख। क्या आपका यही आंसर आया है? 2:1 रेशियो थोड़ी है। 2:1 अमाउंट पूछा है उससे कितना? 2 लाख और 1 लाख। आप अमाउंट में लिख के आए, रेशियो में लिख के आए? अमाउंट में लिख के आए हो। आंसर शीट आएगी मेरे पास। इसका नाम है अनीश। अगर इसका आंसर तुमने रेशियो में लिखा होगा तो तुम पीटूंगा, बहुत ध्यान रखना। नेक्स्ट अब आते हैं सुकरण पे। सुकरण क्या कहता है? क्या ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है मैंने आपको? यस। उन्होंने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली अपनी फैक्ट्री के। ड्यू टू फायर सफर्ड अ लॉस ऑफ कितना? 2 लाख का। गेट्स द कंपनसेशन फॉर द सेम। 2 लाख मिल गया, बात खत्म। हाफ बर्न गुड्स जो है 30,000 के, उन्हें इसका राइट किसके पास आएगा? सुकरण के पास या कंपनी के पास? इंश्योरेंस कंपनी के पास। और ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है? सबरोगेशन। याद है क्या आपको? क्या ये सारी बातें? स्पेलिंग गलत है जी, मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है। हाँ जी, तुम कुछ बताओ। अगर कुछ गलत कर दिया तो मुझे एक वो दे देना आज मर्डर करने के लिए कुछ। इंश्योरर के पास जाए। क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी वही है? हाफ बर्न गुड्स किसके पास जाएंगे? यस, इंश्योरर के पास जाएंगे, मतलब कंपनी और प्रिंसिपल लगेगा सबरोगेशन। तुम बताओ क्या कह रहे हो? फोन देना जरा कोई। नहीं मेरा नहीं, एक ही तो नहीं, ये मुझे चाहिए था वैसे। ये बजाता रहता है ना इसको, तो वैसे तो मिलता नहीं। चलो अब तुम बताओ। हाँ, फिर क्या किया आपने?
सेब्रोगेशन को एक्सप्लेन कर दिया। तो मेरे हिसाब से टीचर को क्या करना चाहिए, पूरा मार्क्स बनाने का प्रबंध करना चाहिए, पूरे मार्क्स देने का, राइट राइट करके सर्कल बना के छोड़ देना चाहिए, खत्म। ना गलत है नालायको। और अच्छा, जब मैं सेब्रोगेशन पढ़ाता था बताओ क्या लिखा था उसके सामने, क्या ये भूल जाओगे या याद रहेगा? भूल जाओगे, मैं ऐसा लिखता था, सेब्रोगेशन भूल जाओगे आप नाम से, बताता था आपको। बकवास नाम है तभी तो बोला। नेक्स्ट, क्या ये आज का आखिरी क्वेश्चन है? अब मैंने आरव की बात मान ली और मैंने कहा मैं नीचे की साइड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अब नहीं, अब तो मैं नीचे की साइड से सॉल्व करूंगा। आइडेंटिफाई द डिफरेंट पॉइंट्स हाइलाइटिंग इन द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, सीधा सीधा लिखना है। अर्निंग प्रॉफिट कैन नॉट ओनली बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, जस्टिफाई योर रीजन। तो क्या है? मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। क्या ये बात समझ आती है? तो इसको सीधा क्वेश्चन था। ऊपर वाले में आते आपने ऊपर किया होगा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस वंशिका एंड हिमांशी फोकसिंग ऑन। तो वंशिका और हिमांशी एक साथ बिजनेस कर रहे हैं इधर। हाँ जी, अरे अरे रुक जाओ, आओ भाई वंशिका आओ। वाईफाई में दिक्कत है, सारा गलत हो गया, सारा सही है। किसके ए में? अभी बता दो, पहले इसको पढ़ ले, पता चले फिर वो नीचे ना जाए। इधर पढ़ लेते हैं। क्या दिखाई दे रहा है सभी को? दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, इधर पूरा फोकस होना चाहिए। ईच वन ऑफ देम लुक्स आफ्टर वन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट को देखते, पूरा फोकस इधर। दे मेड इन सर्टेन वे दैट एवरी सैटरडे दे वुड होल्ड अ मीटिंग एंड शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन द एक्टिविटीज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। मीटिंग करेंगे और बात करेंगे। वन ऑफ द मीटिंग दे डिस्कस अबाउट सम की एरियाज ऑफ वी शुड फोकस ऑन देयर अटेंशन। वंशिका क्या कहती है? वी शुड फोकस ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रॉफिट्स। बताइए किस चीज से आता है? अरे नालायक, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स का क्वेश्चन है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? बताइए। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में होता है सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। ऐसा होता है तो ग्रोथ के अंदर है, सर्वाइवल के अंदर है? पहला है ग्रोथ वाला, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। कौन सा ऑब्जेक्टिव है? इकोनॉमिक। आगे हिमांशी क्या कहती है, इधर पढ़िए। हिमांशी, वी शुड कीप क्लियर एंटी सोशल एक्टिविटीज लाइक एडल्ट्रेशन, होर्डिंग और प्रॉफिटिंग। क्या ये सब लिखवाया हुआ है आपको? किसके अगेंस्ट है? ड्यू टू बेनिफिट टू द सोसाइटी। तो एक है इकोनॉमिक और दूसरा कौन सा है? सोशल। क्या ये बात समझ? और क्या आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना चाहिए या एक्सप्लेन भी करना चाहिए? एक्सप्लेन। आप क्या करके आए हैं? कोई नहीं, आप लोग क्या करके आए हैं? नीचे वाला केस में आइडेंटिफाई द पॉइंट हाइलाइटिंग द रोल ऑफ बिजनेस। तो कौन से पॉइंट से हाईलाइट हो रहा है रोल ऑफ बिजनेस? बता जल्दी से। गुड स्टैंडर्ड से मोर ओवर ही प्लान्स टू ओपन अ न्यू ब्रांच। तो गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है और मोर ओवर ही प्लान्स टू ओपन अ न्यू ब्रांच। तो बताओ क्या लिखा है इसमें? एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस लिख सकते हैं। अच्छे इमेज बनाना चाह रहा है वो, और बाकी अदर ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। क्या ये बात समझ में आई आपको? पक्का। ये पेपर था आपका कौन से बोर्ड का? और इसके आंसर कीज होती है, एक बार आप बात करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बार आप रिक्वेस्ट करिएगा, अगर मिल जाए तो कॉपी चेक होकर मिल जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया। क्या ये बात समझ में आ गई है? बाकी बच्चों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि आपका भी थोड़े समय में पेपर होगा और पेपर बाहर से नहीं आएगा। जो आपको पढ़ाया हुआ है उस पर फोकस करिए और लिख के फोकस करिए, बाहर से नहीं आएगा। अब तो चैप्टर्स हो गए ना, बाहर से क्या 12th के स्कूल में हो जाएगा। हाँ, बंद कर दीजिए आप।